चलिए कुछ थोड़ा और इसमें हम लोग कम्युनलिज्म यानी कि संप्रदायवाद से संबंधित कुछ और मुद्दे हम लोग देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस मेजर कम्युनल इंसिडेंट्स, भारत की आजादी के बाद कुछ और जो महत्वपूर्ण सांप्रदायिक दंगे भारत में हुए उन पर हम लोग एक नजर डालते हैं। पहला तो जो आजादी के ठीक बाद हुआ पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन 1947 से 1949 तक, इसके कारण भारी मात्रा में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लाखों लोग मारे गए थे। 10 लाख से ज्यादा लोग इस हिंसा में, जो कि एक सांप्रदायिक हिंसा धर्म के आधार पर फैली हुई थी, 10 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे। 2.5 से 2 करोड़ लोग बेघर हुए थे, अपना घर बार संपत्ति छोड़ के इस पार से उस पार आना पड़ा था। ठीक है, तो ये इमीडिएट पार्टीशन के बाद जो रिजल्ट मिला वो ये था। फिर जबलपुर राइट्स 1961 में, तो पार्टीशन के बाद ये एक पहला बड़ा दंगा था, सांप्रदायिक दंगा 1961 में। जबलपुर में ये दंगा हुआ इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम बीड़ी मैन्युफैक्चरर, बीड़ी बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर थे, एक हिंदू मैन्युफैक्चरर था, एक मुस्लिम मैन्युफैक्चरर थे, और दोनों के बीच में एक राइवलरी, इकोनॉमिक राइवलरी चल रही थी। इसी के चलते जो हिंदू फैमिली से एक लड़की थी, उसका जो मुस्लिम फैमिली के लड़के थे, उन्होंने मिलकर के रेप इत्यादि किया, और फिर यह मामला एक कम्युनल रूप ले लिया। बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उसके सहयोगी संगठन इसमें जंप किए, और यह पूरा हिंदू मुस्लिम टेंशन के रूप में सामने आया बाद में। तो यह घटना 4 से 9 फरवरी को हुई थी। जस्टिस शिवदयाल श्रीवास्तव कमीशन इस इंसिडेंट की जांच पड़ताल करने के लिए बनाई गई थी, जिन्होंने इसका जो कारण बताया कि इस दंगे का जो सबसे बड़ा कारण था सुसाइड ऑफ अ हिंदू यंग गर्ल आफ्टर हर रेप बाय 2 मुस्लिम यूथ्स। बाद में जो ये हिंदू फैमिली थी उसको सपोर्ट करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वगैरह आई, टेंशन बहुत बढ़ गया, और ये अंजुमन इस्लामिया स्कूल के आसपास पथराव हुए, काफी घटनाएं हुई। अल्टीमेटली पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस से काम नहीं चला, फिर आर्मी को बुलाना पड़ा। ठीक है, तो ये पूरी एक इंसिडेंट थी। इसमें ऐसा माना जाता है कि 200 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए थे, और हजारों की संख्या में लोग जख्मी हुए थे। उस समय जो मध्य प्रदेश की घटना है, तो मध्य प्रदेश के जो सीएम थे उस समय के.एन. काटजू, डीएम जबलपुर का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उस समय प्रताप के लाहरी, और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब भी लिखी है जिसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है, डिकोडिंग राइट्स एंड इमर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। ये उनकी किताब है, बड़ी फेमस किताब है। फिर 1964 से 1967 तक राउरकेला, उड़ीसा का जमशेदपुर और रांची, यहां पर काफी दंगे हुए 64 से लेकर 67 तक। ये दंगे का जो कारण था, यहां पर हिंदू रिफ्यूजीज फ्रॉम द देन ईस्ट पाकिस्तान वर बीइंग सेटल्ड। जो उस समय बंगाल, आज जो कहलाता पश्चिम बंगाल, उस समय वो ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था, तो वहां से बहुत सारे हिंदू रिफ्यूजीज वहां के जो इमीडिएट बॉर्डर एरियाज थे, उड़ीसा, झारखंड और जो बंगाल का एरिया है, वहां पर आ रहे थे। उससे वहां के लोकल लोगों को परेशानी हो रही थी। ठीक है, अल्टीमेटली एक हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट का रूप इसने ले लिया। फिर अहमदाबाद राइट्स 1969, अहमदाबाद में ये दंगा हुआ था। जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ हुआ करती थी, passed a resolution of Indianization of Muslims to show its intense opposition to Indira Gandhi's leftward thrust। इंदिरा गांधी का जो झुकाव है वो थोड़ा नक्सलवाद और मुस्लिम के प्रति बढ़ने लगा था। इस बात को देखते हुए जनसंघ, जो प्रीकर्सर है, पूर्ववर्ती है भारतीय जनता पार्टी का, उसने गुजरात में डिक्लेरेशन कर दिया कि वो भी मुसलमानों का भारतीयकरण करेगा। इससे फिर ये कम्युनल दंगा फैला, इसमें भी हजारों लोग जो है वो मारे गए थे। नेली, असम में एक जगह है नेली, तो इसको असम राइट्स या नेली राइट्स के नाम से जाना जाता है। 1983 इंदिरा गांधी डिसीजन टू गिव 4 मिलियन बांग्लादेशी वोटिंग राइट्स। तो 4 मिलियन 40 लाख के आसपास बांग्लादेशी लोग भारत में आए थे, उनको नागरिकता देने का बात जो है इंदिरा गांधी ने किया था। इससे वहां के जो असम के लोकल लोग थे उनको अपने धर्म संस्कृति का खतरा महसूस हो रहा था, और उन्होंने इस बात का विरोध किया। एंटी सिख राइट्स 1984 में सिखों के विरुद्ध जो दंगा हुआ, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, इसका कारण था इंदिरा गांधी की जो उसके 2 बॉडीगार्ड थे, वो दोनों बॉडीगार्ड सिख थे, और उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, जिसके चलते सिखों
का जो है कत्लेआम किया गया था, उसको सिख दंगा के नाम से जाना जाता है। 4000 से ज्यादा सिख लोग मारे गए थे, ऐसा ऑफिशियल डाटा कहता है। अनऑफिशियल डाटा कहता है कि 10,000 के आसपास का आंकड़ा है। तो जून 1984 में, तो ये दंगे के पीछे का कारण क्या है? जून 1984 में इंदिरा गांधी ऑर्डर्ड इंडियन आर्मी टू अटैक गोल्डन टेंपल। ठीक है, खालिस्तान का आंदोलन, खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था। तो थोड़ा पहले और हम बैकग्राउंड में देखें, उसके बाद फिर समझते। तो बैकग्राउंड 1972 में पंजाब के में प्रांतीय चुनाव हुआ, और उस चुनाव में जो अकाली दल थी वहां की, जो सिखों की एक बड़ी पार्टी थी, उसको विश्वास था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की विजय हुई और अकाली दल को बड़ा बुरा सा लगा। उसके ठीक एक साल बाद 1973 में अकाली दल ने एक प्रस्ताव बनाया और उसका नाम रखा गया आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। इसको हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है। इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था? यह अकाली दल द्वारा बनाया गया प्रस्ताव था। इसमें कहा गया था कि पंजाब को ज्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ज्यादा प्रांतीय छूट मिलने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑल इंडिया सर्विस रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तमाम मैं आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ा चुका हूं। तो कुल मिला के पंजाब को और ज्यादा स्वायत्तता और ज्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए प्रस्ताव था। इसको केंद्र सरकार के पास भेजा गया, केंद्र सरकार ने अल्टीमेटली इसको रिजेक्ट कर दिया, और इसको रिजेक्ट करने के बाद वहां पर पंजाब की अस्मिता, पंजाब को और ज्यादा ऑटोनॉमी दिलाने के लिए एक आंदोलन तेज हो गया। 1982 आते आते तक वहां पर एक शख्स बहुत तेजी से उभरा, जो सिखों का लीडर था, भिंडरावाला नाम था उनका। ये जो भिंडरावाला है, इन्होंने अकाली दल ज्वाइन कर लिया 1982 में, और अकाली दल ज्वाइन करने के बाद अकाली दल का जो मांग था कि पंजाब को और ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, उस मांग को इसने तेज किया, और इसके लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया, उसका नाम रखा धर्म युद्ध मोर्चा। ठीक है, इसको इन्होंने सिख इशू से जोड़ दिया, और सिख इशू से जोड़ करके सिखों के लिए एक अलग व्यवस्था पंजाब में की जानी चाहिए, पंजाब को ज्यादा छूट मिलनी चाहिए और राज्यों की तुलना में, जैसे कश्मीर में मिला था। इस प्रकार से मांग ये लोग करने लगे। ठीक है, टू इंप्लीमेंट एएसआर माने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने ये धर्म युद्ध मोर्चा चलाया। ठीक है, यहीं से आगे चल करके खालिस्तान की मांग जो है वो शुरू हो जाती है कि जिस प्रकार से मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान दे दिया गया है, हमारे लिए भी सिखों के लिए एक अलग देश चाहिए, और उस देश का नाम रखेंगे खालिस्तान। खालिस माने पवित्र। ठीक है, तो जिस प्रकार पाकिस्तान उस प्रकार खालिस्तान। ठीक है, तो पंजाबी भाषा में खालिस्तान और उर्दू भाषा में पाकिस्तान, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, अब ये जब मांग पंजाब में काफी तेज हुई, तो एक इंसर्जेंसी जैसा माहौल वहां पर छिड़ गया, दंगे होने लगे, मारकाट होने लगा। इस इंसर्जेंसी वाले माहौल को शांत करने के लिए पुलिस एक्शन किया गया, जिसमें काफी कैजुअलिटीज हुई, लोग मारे गए, 250-300 लोग मारे गए, हजारों लोग जख्मी हुए। ये तमाम एक प्रकार से दंगा पंजाब में फैल गया, पंजाब जो है वो अशांत सा रहने लगा। इस परिस्थिति को देखते हुए वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ चुकी थी, इसलिए वहां के गवर्नर ने राष्ट्रपति से आर्टिकल 356 पंजाब में लगाने, अर्थात राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाने की अनुशंसा की, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1 जून से लेकर के 6 जून 1984 तक वहां पर मामला काफी बिगड़ा हुआ था। उस मामला को संभालने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया, एनएसजी कमांडोज को बुलाया गया, और एनएसजी के लीडरशिप में वहां पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, इसके पहले जनवरी से लेकर जून तक, माने 1 जून से पहले और जनवरी के बाद वहां पर जो स्थिति थी, पाकिस्तान ने काफी सपोर्ट किया। ये जो सिख आंदोलन भारत में चल रहा था, खालिस्तान की जो मांग चल रही थी, वहां से कुछ आतंकवादी के रूप में लोग आए, हथियार लाए, और वो अमृतसर के मंदिर में छुप गए, और अमृतसर से ही अपनी मांग तेज करते थे। अब निरपराध लोगों को मारते थे, हिंदुओं के खिलाफ जो है हिंसा इत्यादि होने लगी। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जो है आर्मी को बुलाया गया, उसको जो उनका टेंपल है अमृतसर में, गोल्डन टेंपल, उसमें जो आतंकवादी लोग छुपे हुए थे, उनको बाहर निकाल के मारने का आदेश इंदिरा गांधी ने दे दिया। ये सिखों को बड़ा हर्ट हुआ कि भाई अमृतसर हमारा बड़ा पवित्र जगह है, गोल्डन टेंपल हमारा धार्मिक प्रतीक है, यहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और भिंडरेवाला का पूरा समर्थन था, वो आतंकवादी आए हुए थे बाहर से, पाकिस्तान के सपोर्ट से। तो ये टेंपल में छुपे हुए थे, तो टेंपल में एनएसजी कमांडोज ने गया, ब्लू स्टार ऑपरेशन किया, और वहां पर आतंकवादियों को मार गिराया, और इसी में जो भिंडरावाला था वो भी मर गया। अब यहां से सिखों की और ज्यादा संवेदनाएं थोड़ी सी तेज हो गई। ठीक है, अल्टीमेटली इंदिरा गांधी के दुश्मन बन गए सिख, और 31 अक्टूबर 1984 को सिखों ने अपनी एक कॉन्स्पिरेसी बना रखी थी पहले से कि अब इंदिरा गांधी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और ऐसे जगह जगह जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है, वहां पर काफी लोगों भीड़ में सिख जमा हो गए,
ठीक है, खून का बदला खून, इस प्रकार के नारे चलाने लगे और इंदिरा गांधी की अल्टीमेटली मृत्यु हो गई 31 अक्टूबर 1984 को। और उसको उसके जो बॉडीगार्ड थे, 2 सरदार बॉडीगार्ड थे, सिख बॉडीगार्ड थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, इन दोनों ने उनको जो है गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी। अल्टीमेटली इनको भी गोली मार करके जो दूसरे बॉडीगार्ड थे, ठीक है। अब जब ये दंगा हुआ, ये जो इंदिरा गांधी को मार दिया गया, तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी सिखों को कत्लेआम करना शुरू किया। उसी को एंटी सिख राइट कहते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने सिखों के खिलाफ भारत में एक प्रकार का नरसंहार और हत्याकांड का पूरा एक एपिसोड चलाया हुआ था, जिसमें प्रमुख थे सज्जन सिंह जो कि कांग्रेस के एमपी थे, ललित माकन जो कि कांग्रेस का जो लेबर विंग है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इत्यादि इस टाइप के, तो उसका ये चेयरमैन थे, कमलनाथ, जगदीश टाइटलर, ये सब कांग्रेस के लोग थे। कोई एमपी था, कोई कुछ और था। इन्होंने एंटी सिख राइट्स जो है को अंजाम देने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाद में जब ये दंगा वगैरह शांत हो गया, तो इसकी जांच करने के लिए कई कमिटी, कई कमीशन बने। एक बड़ा महत्वपूर्ण कमीशन बना था जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन 1985 में, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ज्यादा कुछ बात नहीं की, इन्होंने 3 अलग से कमेटी बनाने की बात कही थी और उसके बाद 3 अलग से कमेटी बनाई गई थी। एक है कपूर मित्तल कमेटी, जिसमें 2 मेंबर थे, जिनके एक का सरनाम कपूर था, दूसरे का मित्तल था। तो कपूर मित्तल कमेटी, जैन बनर्जी कमेटी और पोट्टी रोसा कमेटी, ये 3 इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं जो रंगनाथ मिश्रा के रिकमेंडेशन पर सिख राइट्स की जांच करने के लिए बनाई गई थी। ये क्रमशः 1987, 1989 और 1990 में बनाई गई थी। उसके बाद और भी बहुत सारे कमिटीज बनी। उसके बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण कमीशन बना, नानावटी कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, 2000 में बना। इसकी भी रिपोर्ट में जो ज्यादातर लोग थे, जगदीश टाइटलर, सज्जन सिंह, इन सबको निरपराध घोषित कर दिया। उसके बाद फिर मुद्दा शांत नहीं हुआ और लंबे समय तक डिमांड चलती रही कि कांग्रेस के वे लोग जिन्होंने सिख संघार को, सिख दंगों को अंजाम दिया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया 2018 में। उनमें से सज्जन सिंह वगैरह को दोषी पाया गया और अब वो जेल में है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण सांप्रदायिक दंगे थे। इसके बाद एक और सांप्रदायिक दंगा फैला था भारत में, शाहबानो कंट्रोवर्सी। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसको उसके पति ने तलाक दे दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि पति ने तलाक दिया है तो पत्नी को जीवन भत्ता देने का पति को ये अधिकार है, पत्नी को ये अधिकार है कि पति से अपने जीवन यापन के लिए भत्ता प्राप्त करे। लेकिन इसको मुसलमानों ने कहा कि ये हमारे पर्सनल कानून में सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके दबाव में आकर के फिर राजीव गांधी की सरकार ने एक कानून बनाया था संसद से, जिसमें यह कहा गया था कि ये तलाक इत्यादि का मामला है, ये मुसलमानों का पर्सनल मामला है, इसमें न्यायालय, कोर्ट इत्यादि का दखल नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया था, ठीक है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर से लागू हो गया। तो यहां इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी बना दिया गया था इससे, और इसको भी इस समय भी काफी दंगा भारत में फैला था। इसके बाद बाबरी मॉस्क डिमोलेशन, बाबरी मस्जिद जो दिसंबर 1992 में रथ यात्रा के दौरान गिराई गई थी, इसके बाद भी काफी संख्या में भारत में जगह जगह इसके खिलाफ धरने हुए, प्रदर्शन हुए, दंगा फैला। एक हिंदू मुस्लिम दंगा का रूप ले लिया। इधर हिंदू लोग राम जन्मभूमि उसको मानते थे, राम मंदिर की बात करते थे, मुस्लिम उसको बाबरी मस्जिद मानते थे और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। तो एक बड़ा एक कंट्रोवर्सी बना और काफी मात्रा में दंगा भारत में फैला। गोधरा राइट्स, गुजरात की गोधरा में एक ट्रेन जिसमें ज्यादातर मुस्लिम पैसेंजर थे, उसको जला दिया गया था, ठीक है। तो ये तमाम जो है मुद्दे थे और इस मुद्दे की जांच करने के लिए लिब्राहन आयोग, लिब्राहन कमीशन बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बड़ौदा राइट 2006, बड़ौदा में एक जगह थी जहां पर एक दरगाह था मुसलमानों का, उस दरगाह को हटा दिया गया था, जिसके कारण वहां पर कम्युनल राइट्स जो है फैल गए थे। मुजफ्फरनगर राइट्स, उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में इसमें लोग मारे गए थे, ठीक है। उसके बाद एक और नए प्रकार का सांप्रदायिक दंगा भारत में शुरू हुआ 2015 के बाद से, जिसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है, जिसमें चुन चुन करके हिंदू मुसलमानों को हिंदू को ऐसे टारगेट करते हैं, ठीक है। तो ये मॉब लिंचिंग की घटना भी बढ़ी। दिल्ली शहीद बाग राइट्स, दिल्ली के शहीद बाग में 2020 में जो सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके खिलाफ में धरने प्रदर्शन हुए और उसको भी हिंदू मुस्लिम की शक्ल दे दिया गया और एक दंगा फैली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दंगे, ठीक है। इसके बीच बीच में छोटे छोटे कई हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय स्तर के थे उनका मैंने यहां पर जिक्र किया।
ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कम्युनल दंगे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। मेजर्स टू डील विद कम्युनलिज्म। अब जब किसी देश में, खास करके भारत जैसे देश में, जब संप्रदायवाद फैलता है जिसके कारण सांप्रदायिक हिंसा होती है, दो विभिन्न धर्मों के बीच में वैमनस्यता और बुराई फैलती है, तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए पहला कदम उठाना चाहिए, प्रमोट सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? तो सेकुलरिज्म वास्तव में क्या है, इसके बारे में मैं एक अलग से टॉपिक कभी वीडियो के रूप में या ऑफलाइन रूप में डिस्कस करूंगा। बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है सेकुलरिज्म, इस पर चर्चा हम कभी और करेंगे। लेकिन जनरली अभी सेकुलरिज्म का मतलब होता है सभी धर्मों को समान भाव से देखना, कोई धर्म ऊंचा नहीं, कोई धर्म नीचा नहीं है, धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े दंगा नहीं करना, राज्य किसी धर्म को प्रश्रय सहायता मदद नहीं करेगा, किसी धर्म के खिलाफ सरकार कोई चाल नहीं चलेगी, ये तमाम भावना को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। तो इस फीलिंग को हमें देश में बढ़ाने की जरूरत है, इसके सच्चे अर्थ को लोगों तक, जनता तक, सरकार तक, पॉलिटिशियन तक, जो रिलीजियस सोशल एक्टिविस्ट है वहां तक पहुंचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। भारत में हमारे यहाँ जो अपराधी हैं, चाहे वो कम्युनल वायलेंस के अपराधी हो या किसी दूसरे अपराधी हो, उसमें सुधार की जरूरत है। जैसे कि स्पीडी ट्रायल, खास करके जो कम्युनल वायलेंस के मुद्दे जो आते हैं उसमें स्पीडी ट्रायल किया जाना चाहिए, कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि इस प्रकार के दंगे ना फैले। एडेक्वेट कंपनसेशन टू विक्टिम। यदि सांप्रदायिक दंगे का कोई शिकार हुआ है जिसमें उसका घर जला दिया गया, गाड़ी फूंक दी गई, जान माल का खतरा हुआ है, तो उसको पर्याप्त मात्रा में, जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में जो कंपनसेशन है वो मिलना चाहिए। तीसरी बात है, टेक केयर ऑफ माइनॉरिटीज। जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक है उनको इनसिक्योरिटी फील नहीं होनी चाहिए, उनको जॉब में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, कहीं पर भी जो मेजॉरिटी वर्ग है उसका ये कर्तव्य है कि वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे, उनको अपने देश, अपने साथ के लोग माने। ठीक है, सरकार भी उनके लिए विशेष ध्यान दे, कानून बनाए लेजिस्लेटिव के माध्यम से। ठीक है, इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, उनके लिए कुछ सीटें वगैरह रिजर्व किए जाएं ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। जॉब में उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए ताकि माइनॉरिटी जब सिक्योर फील करेंगे तो सांप्रदायिक दंगा जो है वो रुकेगा। स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा जो हमारे मानव अधिकार संबंधित विषय है वो जनमानस तक पहुंचने चाहिए, हिंदू के बीच में, मुसलमान के बीच में, कि सबका एक मानव अधिकार है, वो मानव अधिकार का उल्लंघन, हनन करने का अधिकार किसी को नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार करने की जरूरत है। प्रशासन में पुलिस है, सेना है, और जो इंटेलिजेंस सिस्टम है और जो भी पैरामिलिट्री एजेंसी है, इन सब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स, कुछ इंपॉर्टेंट नियम कानून होने चाहिए, गाइडलाइंस होने चाहिए। उनको पर्याप्त ट्रेनिंग की व्यवस्था कि जब कभी सांप्रदायिक दंगे फैले तो उनको किस तरीके से रोका जाए, उनको किस तरीके से और ज्यादा फैलने से रोका जाए, उसमें से मिनिमम डैमेज के साथ किसी भी कम्युनल राइट्स को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जब कभी कम्युनल वायलेंस वगैरह हो जाए तो जो प्रॉपर आपके पास पुलिस है या सीबीआई है उसी के माध्यम से जांच ना करके एक स्पेशल टीम गठित करना चाहिए और जल्द से जल्द इसकी निष्पक्ष तरीके से खोज जानबीच करके जो दोषी पाए जाते हैं उनको सजा देनी चाहिए, जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए। एम्फेसिस ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा। ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत में विकसित किया जाए जिस शिक्षा व्यवस्था में शांति, पीस के बारे में बताया जाए, टॉलरेंस, सहनशीलता क्या है, नॉन वायलेंस, अहिंसा, हार्मोनी, सौहार्दता, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता क्या है, ह्यूमनिज्म, मानववाद, साइंटिफिक टेम्पर, रैशनलिज्म, इन तमाम विषयों पर स्कूल से ही बच्चों के मन मस्तिष्क में ये बातें डालनी चाहिए। और जब इस प्रकार का एक सिस्टम डेवलप होगा उसके बाद एक फैमिली सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है, उसके बाद एक सोसाइटियल सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। और जब ये सभी लेवल पे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड सिस्टम पर काम करेगा तो सांप्रदायिकता जैसी चीजें हमारे ऊपर असर नहीं कर पाएंगी। गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। दुनिया में जहां कहीं भी सांप्रदायिकता को कंट्रोल करने के लिए, सांप्रदायिकता के चैलेंज को सॉल्व करने के लिए दुनिया में जहां कहीं भी अच्छे उदाहरण मिलते हैं उनको भारत सरकार को लागू करना चाहिए। जैसे इसके कुछ उदाहरण मलेशिया में मिलते हैं, यूएसए में मिलते हैं। जैसे मलेशिया में एक स्पेशल कमेटी बना रखी है, इंटेलिजेंस सिस्टम बना रखा है कि कहीं पर भी सांप्रदायिक दंगा फैलने से पहले सरकार को इस बात का आगाह हो जाता है और प्रीएम्प्टिव तैयारी सरकार के द्वारा कर ली जाती है। यूएसए में कई एजेंसियां हैं जो कम्युनल हार्मोनी बढ़ाने के क्षेत्र में काम करती है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स भारत सरकार द्वारा लेने जरूरी है, राज्य सरकारों में भी ऐसा प्रयास किया जाना जरूरी है। हांगकांग मॉडल ऑफ कॉम्बैटिंग कम्युनलिज्म बाय सेटिंग अप अ रेस रिलेशन यूनिट।
हांगकांग ने सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे से निपटने के लिए एक स्पेशल संस्था का निर्माण किया है जिसका नाम है रेस रिलेशन यूनिट। इस यूनिट का काम है रेशियल हार्मोनी, जो नृजातीय नस्लीय सांप्रदायिकता होती है उसको कम करना और कम्युनल हार्मोनी को कम करना, इसके क्षेत्र में ये काम करती है। आगे है हॉटलाइंस फॉर कम्युनल ग्रीवेंसेस। एक स्पेशल नंबर, एक स्पेशल व्यवस्था टेलीफोन के माध्यम से होनी चाहिए ताकि जो सांप्रदायिकता के दंभ से गुजर रहे हैं वो अपना वहां पर कंप्लेंट दायर कर सके, उनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। तो इस प्रकार से हॉटलाइन वगैरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। अवेयरनेस अबाउट कम्युनल हार्मोनी, कम्युनल वायलेंस की जगह कम्युनल हार्मोनी को बढ़ावा देना चाहिए। कम्युनल हार्मोनी क्या है, इसको स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, न्यूज़पेपर के माध्यम से इस पर फिल्में बनाकर, इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर, ठीक है, 15 अगस्त 26 जनवरी को इस पर कुछ स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराकर, तो ये सब कम्युनल हार्मोनी और नेशनलिज्म की भावना देश में बढ़ाई जानी चाहिए, जिसमें मीडिया का, सरकार का, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस का, सबका एक बहुत बड़ा योगदान इसमें जरूरी होता है। और खास करके जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सहयोग, उनका समर्थन बहुत जरूरी है। इनकरेजिंग सिविल सोसाइटीज, एनजीओ एक्सेट्रा। हमारे देश में बहुत सारी सिविल सोसाइटीज हैं जिसमें रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, इन तमाम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, इन लोगों का सहयोग लेना, इन लोगों की मदद लेना, इनको इनकरेज करना, इनके लिए कुछ अवार्ड, इनके लिए कुछ पुरस्कार वगैरह की व्यवस्था करना कि जो इस फील्ड में काम करेगा उसको किसी चीज से छूट मिलेगी। ये तमाम चीजें भारत में की जानी जरूरी है। प्रोहिबिशन ऑफ पॉपुलिज्म, अपीजमेंट एक्सेट्रा। ये जो राजनीति में लोकप्रिय कार्यक्रम, पॉपुलिज्म का मतलब होता है लोकप्रिय कार्यक्रम। लोकप्रिय कार्यक्रम का मतलब है किसी पर्टिकुलर धर्म, संप्रदाय, जाति के लोगों को खुश करने के लिए कोई स्पेशल स्कीम लाई जाती है, जैसे सब्सिडी स्कीम लाई गई थी हज के लिए। तो इस प्रकार की पॉपुलिज्म, अपीजमेंट की पॉलिसीज पर सरकार, कोर्ट इत्यादि का ध्यान होना चाहिए और इस प्रकार की पॉलिसीज ही हमारे अंदर संप्रदायवाद को जन्म देते हैं। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका एक सबसे बेस्ट उपाय है यूनिफॉर्म सिविल कोड इत्यादि को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए। जब भारत के नागरिक एक जैसे नियम कानून से शासित होंगे तो हमारे अंदर ये जो अदरनेस की फीलिंग है कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, ये फीलिंग खत्म होगी, ठीक है। तो हम लोग सेकुलरिज्म में चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि भारत में तो जब संविधान बना था तभी से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ और क्या उसका इंप्लीमेंट नहीं होना, भारत में जो सेकुलरिज्म शब्द लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या उसका उल्लंघन है, ये तमाम चीजें हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर भारत में सेकुलरिज्म है तो उसका एक मोटा मोटा अर्थ यही है कि फिर किसी भी धर्म जाति को कोई प्रिविलेज, उनको कोई अलग से पर्सनल लॉ, कानून वगैरह होने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका सॉल्यूशन यही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना जरूरी है। माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स, जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम, उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए कुछ इंस्टीट्यूशन, उनकी धर्म संस्कृति इत्यादि की रक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए और हमारे संविधान में इन सब चीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था भारत में की गई है। प्रोएक्टिव अप्रोच बाय नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी। भारत ने सांप्रदायिक सौहार्दता बढ़ाने के लिए एक संस्था की स्थापना की है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी। इसको थोड़ा और आगे बढ़कर के प्रोएक्टिव, थोड़ा और एक्टिव होकर के काम करना चाहिए। सांप्रदायिकता की जगह पर सांप्रदायिक समन्वय, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। लेजिस्लेशन टू कंट्रोल कम्युनिज्म, कुछ ऐसे संसद इत्यादि से नियम कानून बनाने चाहिए, राज्यों को भी ऐसे नियम कानून अपनी विधानसभाओं से, कि जो कम्युनल वायलेंस वगैरह फैलाएगा उसके लिए कठोर से कठोर प्रावधान कानून के माध्यम से किए जाने बहुत जरूरी है। एफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर, हर राज्य सरकार में चाहिए पर्याप्त लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। कहीं भी खास करके कम्युनल वायलेंस के क्षेत्र में बिल्कुल भी सहनशीलता पुलिस में नहीं होनी चाहिए, उनको तुरंत उसमें एक्शन लेकर के और छोटी से छोटी घटना को भी आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। इंटेलिजेंस सिस्टम काफी मजबूत होना चाहिए ताकि इस प्रकार की यदि कहीं कोई खोज खबर हो रही है, जैसे जबलपुर का 1961 के दंगे में जो एक कमेटी बनी थी, कमीशन बना था, उस कमीशन का नाम था, यहाँ पर लिखा हुआ है, शिव दयाल कमीशन, ठीक है। तो ये शिव दयाल कमीशन है, इस कमीशन ने कहा था कि एक तो इंटेलिजेंस फेल्यूर के कारण ये दंगा फैल गया, ठीक है, तो इंटेलिजेंस सिस्टम को बड़ा मजबूत करने की जरूरत है। कम्युनल हार्मोनी अवार्ड, ये भारत में स्थापित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, कि जो सांप्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में काम करेंगे उनको प्रतिवर्ष एक अवार्ड दिया जाए। गंगा जमुनी तहजीब,
इसको प्रमोट करना चाहिए। गंगा जल तहजीब का क्या मतलब है, हिंदू मुस्लिम एकता का क्या मतलब है, इसको प्रमोट करना चाहिए। इतिहास में जहां कहीं भी इसके सुंदर उदाहरण मिलते हैं उसको ढूंढ करके लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। सर्वधर्म सम्मेलन भारत में इसका भी आयोजन किया जाता है। ये हर साल सभी धर्म के लोगों का सम्मेलन जो है वो किया जाता है और वहां पर सभी धर्मों के बीच में सौहार्दता इत्यादि के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसी में से एक प्रयास है जो भारत में किया जाता है, फूल बालों की सैर। महरौली दिल्ली में एक उत्सव है, एक त्योहार है जो कि एक सेकुलर त्योहार है जिसमें सभी धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हिंदू लोग मुस्लिम तीर्थ स्थानों पर, मुस्लिम मंदिर इत्यादि पे मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो वहां पर फूल बेचने वालों के द्वारा 1802 में यह परंपरा शुरू की गई थी दिल्ली में। ठीक है, जिसको कहा जाता है फूल बालों की सैर। ये बड़ा सेकुलर और एक बहुत ही कम्युनल हार्मोनी का जीता जाता उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की और शुरुआत भारत में किए जाने की जरूरत है। प्रमोटिंग पीपल विद सेकुलर माइंडसेट, ऐसे लोगों को समाज में, राजनीति में, शिक्षा में, साहित्य में आगे बढ़ाने की जरूरत है जो सेकुलर माइंडसेट के लोग होते हैं, जिनके अंदर कम्युनिज्म जैसी भावना नहीं होती। ऐसे लोगों को आगे ला करके एक नजीर, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। सेलिब्रेटिंग वेरियस फेस्टिवल टुगेदर, कुछ ऐसे तीज त्योहार भी हैं जिसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर मनाएं। ऐसे तो एक 15 अगस्त 26 जनवरी तो है ही, इसके अलावा भी कुछ जो धार्मिक त्योहार है, जैसे एक उदाहरण इसका मिलता है हमें, लाल बाग चा राजा या लाल बाग का राजा। मुंबई में जो गणेश उत्सव मनाया जाता है उसको लाल बाग का राजा कहा जाता है। उसमें हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के गणेश उत्सव मनाते हैं। ठीक है, खासकर उसमें जो ढोल बजाने वाले लोग होते हैं वो सब मुस्लिम होते हैं। गणेश जी के लिए जो 9 दिन 8 दिन जितने भी दिन गणेश जी 10 दिन रहते हैं उनके लिए प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था मुस्लिम समुदाय के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से समुदाय जो सौहार्द है उसको बनाने में इस प्रकार के 30 त्योहारों का बड़ा महत्व होता है। तो अगर हम इसको मिलजुल करके मनाएं तो इसका बड़ा लाभ होता है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में एक परंपरा है कि वहां पर जब दुर्गा जी रखते हैं और दुर्गा का बड़ा महत्व है वहां पर, तो दुर्गा जी रखने के पहले एक कुंवारी कन्या को ला करके उसकी पूजा की जाती है। तो वहां पर अब पश्चिम बंगाल में एक सिस्टम डेवलप कर लिया गया है कि वो जो कुंवारी बच्ची होगी वो मुस्लिम समुदाय से होगी। तो मुस्लिम समुदाय की बच्ची को ला करके पहले उसको दुर्गा के रूप में उसकी पूजा की जाती है और फिर बाद में दुर्गा जी की स्थापना की जाती है। तो ये सब एक अच्छा, इसमें मुसलमान भी भाग लेते हैं। ये कोई इसको ये ना समझे कि एक मुस्लिम लड़की को जबरदस्ती दुर्गा बना दिया, उसका धर्म परिवर्तन है, वो सब नहीं। ये सब आपसी सामंजस्य से होता है। ठीक है, तो आपसी सामंजस्य से ये सब चीजें किए जाते हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण भारत में सेट करने की बहुत जरूरत है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, संप्रदायवाद को कम करने का एक सबसे बड़ा तरीका है। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। धर्म और राजनीति को मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में जितने बड़े बड़े धार्मिक नेता हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, इस्लाम से हो, क्रिश्चियनिटी से हो, किसी भी धर्म से हो, उनका राजनीति में हस्तक्षेप जरूर है। बड़े बड़े नेताओं से उठना बैठना और बड़े बड़े ये धार्मिक नेता फतवा जारी करके अपना एक कुछ रॉयल आदेश जारी करके एक प्रकार से और अपना एक वोट बैंक बना के रखते हैं और पॉलिटिशियन से फिर बाद में उसका फायदा लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि धर्म और राजनीति एकदम से अलग होनी चाहिए। इसके लिए कोई कठोर नियम कानून बनने की बहुत जरूरत है। प्रोएक्टिव रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। कई बार बहुत छोटी छोटी मामले होते हैं, उसको न्यूज इत्यादि के माध्यम से इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है कि एक जगह का रोज उस न्यूज चैनल से देख करके दूसरे जगह भड़कता है, वहां दूसरे जगह दंगे इत्यादि होने लगते हैं। तो मीडिया को अपनी सेंसिटिविटी को समझना होगा। डेमोक्रेसी के 4th पिलर के रूप में मीडिया काम करती है, उसको अपना महत्व समझना होगा। किस न्यूज को किस लेवल तक दिखाना चाहिए, केवल टीआरपी ही सब कुछ नहीं है। तो अपनी एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझते हुए उसका एक सकारात्मक रोल मीडिया का होना बहुत जरूरी है। एबोलिशन ऑफ कम्युनल पार्टीज, कुछ कम्युनल पार्टीज हैं भारत में, हिंदू धर्म के लिए भी है, सिख धर्म के लिए है। इस प्रकार की कम्युनल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन चाहिए एकदम से इनका बायकॉट करे, इनको खत्म कर दे, इनको हिदायत दे दे। इस प्रकार की व्यवस्था यदि पाई गई तो आपकी पार्टी कैंसिल कर दी जाएगी और दोबारा जीवन में उसको कभी इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको कभी भी सहज बर्दाश्त न किया जाए। लेजिस्लेशन अगेंस्ट फोर्सिबल कन्वर्जन, ये जबरन धर्म परिवर्तन इत्यादि हो रहा है, उसके लिए भी कुछ कठोर कानून होने की जरूरत है। तो ये 25 स्टेप हैं और भी बहुत सारे अगर आप बैठ करके सोचेंगे तो 2 4 5 और आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये 25 कानून पर्याप्त हैं। इनके माध्यम से हम सामाजिक जो सौहार्द है, सांप्रदायिक सौहार्द है, हिंदू मुस्लिम एकता है और भी सभी धर्मों के बीच की एकता है, उसको हम एक वेल मेंटेन्ड तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लोगों के दिलो दिमाग में ये बात डाल सकते हैं कि धर्म एक उपासना पद्धति है, इसके नाम पर लड़ाई करना, झगड़ा करना, इससे हम ही पिछड़ते हैं, हम ही को नुकसान होता है, हम ही दंगे करते हैं, हम ही हताहत होते हैं, हम ही मारे जाते हैं, नुकसान हम ही को है। उससे बेहतर है मिलजुल के रहो, सबका लाभ है, सबका भला है। ठीक है।
चलिए अब एक और मुद्दा जो मैं पहले बताना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं करवा पाया, अब यहां पर हम देखते हैं व्हाई कांग्रेस एक्सेप्टेड पार्टीशन। जब देश का विभाजन हुआ तो कांग्रेस ने क्यों स्वीकार कर लिया? ठीक, इसके कुछ कारण हम लोग देखते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। पहला, कांग्रेस नेवर बिलीव्ड एंड एक्सेप्टेड मुस्लिम लीग्स टू नेशन थ्योरी। एक बात आपको ध्यान रखनी, कांग्रेस ने पार्टीशन को स्वीकार कर लिया लेकिन टू नेशन थ्योरी को कभी भी स्वीकार नहीं किया, ना आजादी के पहले और ना आज भी। ठीक है, ना कांग्रेस ने किया, ना भारत में कोई और दूसरी पार्टी जो भी है कोई भी टू नेशन थ्योरी माने हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए है, पाकिस्तान हमने मुसलमानों के लिए अलग बना दिया। इस प्रकार की टू नेशन थ्योरी को ना पहले माना जाता था ना अब माना जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसको पार्टीशन स्वीकार करना पड़ा कांग्रेस को। उसके पीछे क्या कारण थे? पहला तो यह है, कांग्रेस रिमेन अनेबल टू ड्रा मुस्लिम मासेस इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। कांग्रेस की एक बड़ी असफलता यह रही, कांग्रेस की जो मेंबरशिप थी उसमें 97% हिंदू थे, 3% ही मुस्लिम, सिख और दूसरे धर्म के लोग थे। तो कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता रही कि जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चलाया उसमें वो अपने साथ मुसलमानों को एक बहुत ज्यादा संख्या में जोड़ने में असफल रहा। इसलिए यदि मुस्लिम लीग ये कहे कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है तो इसमें कुछ गलत समझ में भी नहीं आता। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं माना कि हम हिंदुओं की पार्टी है, हम तो सेकुलर पार्टी है, उनका मानना था और हम सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली दिखता नहीं था। तो कांग्रेस की एक बड़ी विफलता कि बहुसंख्यक मुसलमानों को कांग्रेस अपने साथ जोड़ने में असफल रही और उसी को उसको हेड टू पे, उसी की कीमत उसको चुकानी पड़ी। क्योंकि अगर ज्यादा मुसलमान कांग्रेस पार्टी में होते तो वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से समर्थन करते और विभाजन नहीं होता। दूसरा कारण है, कांग्रेस हेड टू टॉक, हेड टू टास्क। ठीक है, यहां पर टीओ लिखा है, टीडब्ल्यूओ है। दो टास्क थे कांग्रेस के सामने, पहला एक तो देश को आजादी दिलाना और दूसरा बिल्डिंग द नेशन। क्योंकि हमारी भारत एक डाइवर्स देश था, भाषा, जाति, संस्कृति, नाम कई प्रकार से डाइवर्स थे, उनको जोड़ करके एक करना भी कांग्रेस के लिए एक चुनौती थी। कांग्रेस पहले काम में तो सफल हो गई, भारत को आजादी तो दिला दी, लेकिन दूसरे काम में वो असफल रही और भारत की जो विविधता है उसको एकता में पिरोने में कांग्रेस असफल रही और उसी का कीमत उसको पार्टीशन को स्वीकार करके चुकाना पड़ा। तीसरी बात, only an immediate transfer of power could forestall the spread of direct action and communal violence। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जो डायरेक्ट एक्शन का कार्यक्रम रखा, उसके बाद जो सामुदायिक दंगे नोआखाली, कलकत्ता, रावलपिंडी, लाहौर, इन सभी जगहों पर हुआ, इसको रोकने का एक ही कारण था, तात्कालिक रूप से ट्रांसफर ऑफ पावर, तात्कालिक रूप से विभाजन। अगर ये नहीं करते तो दंगा और ज्यादा फैलता, इस मजबूरी के चलते भी स्वीकार करना पड़ा। कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की एक शर्त यही थी कि पहले भारत के तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं और एक मत हो जाए, हम तभी आजादी देंगे। ठीक, अब एक मत या तो वो यूनाइटेड के लिए हो जाए या पार्टीशन के लिए हो जाए। तो यूनाइटेड के लिए तो एक मत हो नहीं पा रहे थे, तो पार्टीशन के लिए एक मत होना पड़ा। तो इस शर्त के कारण भी पार्टीशन हम लोग को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि पार्टीशन स्वीकार नहीं करते तो हो सकता है कि सत्ता मुस्लिम लीग के हाथों में अंग्रेज देके भाग जाते, या भारत को वो कई खंड में तोड़ सारे प्रिंसली स्टेट्स को आजाद कर देते, तो भारत के अंदर 600 देश दिखाई देते। तो इस प्रकार की कुछ भी व्यवस्था हो सकती थी। इसलिए सरदार पटेल ने भी कहा है कि अगर हम विभाजन को स्वीकार नहीं करते तो शायद भारत कई टुकड़ों में बंट जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। और मैंने कुछ स्टेटमेंट आपको भेजे हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम में, जिसमें मैंने कुछ स्टेटमेंट पार्टीशन से संबंधित जो विचार है वो मैंने दिया है। तो उसमें सरदार पटेल का यही कहना था कि अगर हम विभाजन स्वीकार नहीं करते तो भारत खंड खंड में बंट जाता। तो भारत को यूनाइटेड करने के लिए जरूरी था कि हम पार्टीशन स्वीकार कर लें। ठीक है, अगली बात, इशू ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। मुद्दा यही है कि हो सकता है अंग्रेज, अगर ये ब्रिटिश इंडिया आजाद में एक मत नहीं हो पाता कि भैया हम यूनाइटेड रहेंगे या पार्टीशन में रहेंगे, अगर हम इस बात का विरोध करते रहते और इसमें एक मत नहीं हो पाते तो हो सकता है कि ब्रिटिश इंडिया सारे प्रिंसली स्टेट को आजाद करके चली जाती और फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है, पार्टीशन वाज एन आउटकम ऑफ रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड टू मुस्लिम लीग बाय कांग्रेस। मुस्लिम लीग की इच्छा भारत को विभाजित करने की एकदम से नहीं हुई है, वो धीरे धीरे हुई है। और उसके पीछे कारण था, कांग्रेस धीरे धीरे मुस्लिम लीग के सामने समर्पण करती गई, मुस्लिम लीग को ढील देती गई, उसको रिलैक्सेशन देती गई और धीरे धीरे इससे मुस्लिम लीग को फायदा होता गया। उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी इच्छा बढ़ती गई और अल्टीमेटली उसने सोचा कि अब समय आ गया है, अब तो पाकिस्तान से कम लेके नहीं रहेंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन सी कंडीशन है जो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को रिलैक्सेशन के रूप में दिया। पहला क्रिप्स मिशन आया 1942 में, जिसमें एक शर्त रखी गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाएगी। कांग्रेस को यह बात नहीं माननी थी, क्योंकि प्रांतों को स्वायत्तता देने का मतलब यह है
कि मुस्लिम लीग को तो मालूम था हम छोटी पार्टी है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी सरकार नहीं बना सकते, हमारी सरकार तो प्रांत में ही बनेगी, हम छोटी पार्टी है। और खास करके बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, बलूचिस्तान में, सिंध में, जहां मुस्लिम मेजोरिटी, वहां हमारी सरकार बनेगी। और जब वहां हमारी सरकार बनेगी तो जब हम ऑटोनॉमी है प्रोविंशियल की, तो हम अपने हिसाब से शासन करेंगे। अल्टीमेटली 1946 का दंगा बंबई में क्यों इतना ज्यादा, कलकत्ता में क्यों इतना ज्यादा फैला? क्योंकि उस समय बंगाल में किसका शासन था? बंगाल में मुस्लिम लीग का शासन था। अब उसी के हाथ में पुलिस है, उसी के हाथ में सारी इंटेलिजेंस व्यवस्था है, सब कुछ उसके हाथ में है, फैलने दो दंगा। तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात मान ली कांग्रेस ने, ये एक बहुत बड़ी गलती थी, ये नहीं माननी चाहिए थी। हालांकि इसके पहले भी अगर हम जाएं तो लखनऊ पैक्ट को मान लिया, नहीं मानना चाहिए था। लखनऊ पैक्ट में कहा गया था मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट, नहीं मानना था। ठीक है, ये कांग्रेस धीरे धीरे मुस्लिम लीग को अनेक प्रकार की छूट देती गई, और इसी छूट से जो मुस्लिम लीग का मनोबल है वो बढ़ता गया, और मुस्लिम लीग को लगा कि हमारे बिना कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, हमारे बिना अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते, और उसके पास एक बार्गेनिंग पावर धीरे धीरे उसके हाथ में आने लगी। ठीक है, ड्यूरिंग गांधी जिन्ना टॉक 1944 में जब राजगोपालाचारी फार्मूला फेल हो गया, तो गांधी और जिन्ना दोनों मिले आपस में बात करने के लिए, और यहां पर गांधी ने मुसलमानों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान लिया। आत्मनिर्णय का अधिकार माने आपको लगे तो भारत में रहना, आपको लगे तो अलग हो जाना, आपको लगे तो एक यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाना, आपको लगे तो आप अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाना। ये बातें गांधी ने प्रैक्टिकली मान ली। इससे भी जिन्ना जो है वो उत्साह से भर गए कि अब तो पाकिस्तान लेके ही रहेंगे। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, तो कैबिनेट मिशन में भी कह दिया गया कि जो भी प्रोविंसेस, खास करके जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रोविंसेस हैं, यदि वो यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भाग नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, उनके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई जाएगी। अर्थात एक प्रकार से इसमें यह कह दिया गया था उनके लिए अलग से देश बना दिया जाएगा। इस बात का कांग्रेस को विरोध करना चाहिए, पर कांग्रेस ने इसको स्वागत किया, कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया। अल्टीमेटली मुस्लिम लीग को लगा कि इनडायरेक्टली कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की बात कह दी गई है, अब कौन होता है कांग्रेस विरोध करने वाला, और करेगा तो हम दंगा से उत्तर देंगे। ठीक है, तो ये सब बातें। फिर 3 जून का प्लान आया। अच्छा, एक और बात थी इसमें, कैबिनेट मिशन में प्रोविंशियल ग्रुपिंग की बात की है। कैबिनेट मिशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें राज्यों को 3 भागों में बांटा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में हिंदू मेजॉरिटी, ग्रुप बी में हिंदू मुस्लिम मिक्सचर, और ग्रुप सी में मुस्लिम मेजॉरिटी वाले स्टेट रखे गए थे। जब नेहरू जी से पूछा कि ये जो कैबिनेट मिशन की योजना आई है, तो क्या ग्रुप ए का कोई स्टेट कभी भी ग्रुप ए को छोड़ के ग्रुप बी में जा सकता है, या ग्रुप बी वाला ग्रुप सी में जा सकता है, या ग्रुप सी वाला ग्रुप बी या ए में जा सकता है? नेहरू ने कहा हाँ, ऐसा हो सकता है। इससे जिन्ना को दिक्कत हुई, क्योंकि जिन्ना को यह बात मालूम था कि जो ग्रुप सी स्टेट है वो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, और इन पे तो हमारी जो वर्चस्व है वो पहले से है, तो कम से कम इन 3 राज्यों में तो हमको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जब नेहरू ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रुप सी का कोई भी स्टेट कभी भी जो है ग्रुप हम उसको ए में ले सकते हैं, ग्रुप बी में भी ले सकते हैं, तो इससे मुस्लिम लीग को लगा कि हमारा जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका है वो हमसे छीन सकता है, और यहां से मुस्लिम लीग को और गहरा धक्का लगा, और उसने कहा तो लड़के लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। पार्टीशन वुड बी पीसफुल। अच्छा, इसके अलावा कांग्रेस थॉट अबाउट इंडिपेंडेंस। अब कांग्रेस ने आजादी के बारे में क्या सोचा था 1943, 44, 45 के आसपास? क्या सोचा था? कांग्रेस की क्या सोच थी? कांग्रेस बड़ी लिबरल सोच रही थी। कांग्रेस को लगा ही नहीं रहा था कि इतना दंगा होगा और ये तमाम चीजें होंगी। कांग्रेस सोच रही थी वंस द ब्रिटिश लेफ्ट, एक बार जब अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे, हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस वुड बी पैच्ड अप। तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम पैचअप कर लेंगे, एंड अ फ्री यूनाइटेड इंडिया वुड बी बिल्ड अप। और एक स्वतंत्र और एक यूनाइटेड इंडिया हम लोग डेवलप करेंगे। ये उनका भ्रम था कांग्रेस का, ऐसा होने वाला नहीं था, लेकिन कांग्रेस ऐसा मान करके बैठी थी, और मुस्लिम लीग और उसके द्वारा जो की जाने वाली कार्यवाही उसको सीरियसली नहीं ले रही थी। दूसरी बात, पार्टीशन वुड बी पीसफुल। उसका मानना था विभाजन तो यदि होगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने बता दिया था विभाजन होगा, कांग्रेस ने स्वीकार किया था। कांग्रेस का मानना यह था कि विभाजन बड़ा शांतिपूर्वक होगा। ठीक, वंस पाकिस्तान वाज कंसीडर्ड, व्हाट वाज देयर टू फाइट? तो मुसलमानों को पाकिस्तान मिल जाएगा, लड़ने के लिए होगा क्या हमारे पास? काय को हम लड़ेंगे? ठीक है, लेकिन फिर लड़ाई हुआ, कई मुद्दों पर लड़ाई हुआ, सेना को लेकर के हुआ, पैसों को लेकर के हुआ, रिसोर्सेज के बंटवारों पर लेकर के हुआ, प्रांतों के डिवीजन पर हुआ, बहुत सारे दंगे फसाद हुए। तो कांग्रेस का ये सारा भ्रम था। तीसरी बात ये थी कांग्रेस का जो भ्रम कि पार्टीशन इज ओनली टेम्परेरी। पार्टीशन तो केवल टेम्परेरी है, बाद में अगर मान लो पार्टीशन हुआ भी तो हम फिर सब मिलकर के एक हो जाएंगे, ये भी उनका एक भ्रम था। चौथी बात, अंडर एस्टिमेशन ऑफ कम्युनल राइट्स ऑफ 1940। 1940 के बाद जो दंगे भारत में हुए उसको कांग्रेस 1920 और 1930 के दौर में जो दंगे हुए थे उसी रूप में देख रही थी।
और 1920 और 30 के दंगे बहुत लाइट थे, उसको तुरंत कंट्रोल किया जा सकता था। कांग्रेस को लगा 1940 का दंगा भी इसी टाइप का है, उसने ज्यादा ध्यान देना शुरू नहीं किया, लेकिन ये दंगा काफी विशाल मात्रा में फैल चुका था। ठीक है, तो ये गलतियां थी कांग्रेस की ये जो सोच थी ये गलत थी। ठीक है, आठवीं बात, गांधीज हेल्पलेसनेस। गांधी असहाय हो गए थे, बेबस हो गए थे, न मुस्लिम लीग उसकी सुन रही थी, न कांग्रेस उसकी सुन रही थी। अल्टीमेटली गांधी ने भी कांग्रेस के लोगों से कहा, ही आस्क्ड द कांग्रेसमैन टू एक्सेप्ट पार्टीशन। कांग्रेस के लोगों से कहा, भैया मैं भी विभाजन को स्वीकार करता हूं, तुम भी मान लो। हाउएवर, हालांकि नॉट टू एक्सेप्ट इट इन देयर हार्ट, हालांकि इसको दिल पे मत लेना और दिल से विभाजन को स्वीकार मत करना, अर्थात भविष्य में इनके फिर से एक होने की आशा रखना और आशा बनाए रखना, ताकि दोबारा फिर से मिलकर एक हो जाए और फिर एक यूनाइटेड इंडिया सामने आ जाए। तो ये कुछ भ्रांतियां कांग्रेस के पास थी, ये कुछ गलतियां, ये कुछ छूट जो मुस्लिम लीग को दिया, इन्हीं सभी का परिणाम था कि अल्टीमेटली कांग्रेस के पास अंत में कोई विकल्प नहीं बचा, एकमात्र विकल्प बचा कि अब विभाजन हो जाए, यही सबके हित में है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम देखेंगे। धन्यवाद।